वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था 66 कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 27 तारीख को, उसका हम लोग आंसर की देख रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ देख रहे हैं। कट ऑफ हमने देखा था पिछले वीडियो में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, और आप लोगों से मैंने पूछा था कि भैया आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चंस को, लोगों का शेयर कर दीजिए, सब कमेंट कीजिए कितना कितना आ रहा है, जिससे मुझे और भी डिटेल में पता लगेगा कि कितना जाने का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो चलिए बिना समय के बाद में स्टार्ट करते हैं। हम लोग 130 क्वेश्चन तक पेपर जो था सेट डी था, ठीक है, मेरे पास सेट डी है, तो सेट डी का जो क्वेश्चन था 130 तक, उस तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ आंसर मिलाएंगे, पर जिनको आगे एग्जाम देना वो डिटेल सॉल्यूशन मिलाएंगे। जो कि नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने कोशिश किया, उसके बाद जो होना सो होगा। पर हम लोग अब जो सीख रहे हैं कि आगे कैसे अप्रोच करें, किस प्रकार से हम पेपर को सोल्व करते हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। 130 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। यदि आप लोगों ने नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक होगा, सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इसको देखना है। तो 131 नंबर क्वेश्चन में क्या था भाई? तो क्वेश्चन है, हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऑपरेशन हुआ है मागा। ये मागा ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, MAGA मागा, ऑपरेशन मागा। ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। ये किससे रिलेटेड है ये ऑपरेशन, ये पूछा गया है। तो भैया यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, ये कोई भी उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ई। ऑप्शन ई होना चाहिए यहाँ पे सही। तो मिला लीजिए, जो क्वेश्चन एग्जाम दे के आए उनके लिए भी है कि भाई कि मिला लें वो ऑप्शन, और बताइए कि उनका सही हुआ है कि गलत हुआ है। आगे, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? कौन अरब देशों में कौन सा जो पहला है जिसने अपना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ कर दिया है? तो वह संयुक्त अरब अमीरात, जो हाल में ही अपना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है? इजराइल जानते हो कि मारता रहता है मुस्लिम कंट्रियों को, तो सभी जगहों को मारता रहता है ये। तो उसके साथ एक समझौता किया। तो एक चर्चा का विषय है कि कौन सा देश है, कौन सा अरब देश है जो इजराइल के साथ समझौता किया है? तो वह है बहरीन। काफ़ी न्यूज़ में भी आया था बहरीन का नाम, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर आप करंट अफेयर देखते होंगे, सुनते रहते हो, करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, हर वक्त आता है। और मैंने करंट अफेयर का जस्ट एक हफ्ता पहले, देखो पहले से करंट अफेयर तो बनेगा नहीं, एक हफ्ता पहले मैंने करंट अफेयर का कोर्स शुरू किया था, पर उस पर काफ़ी कम व्यू आया था। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने उसमें भी कहा था ब्रह्मास्त्र है। मैंने पूरा वीडियो बनाया भी नहीं था क्योंकि रिस्पांस बहुत ख़राब मिल रहा था। इस बार भी मैं आपको सोल्यूशन बना रहा हूँ, देखिए आप शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता, देखने वाला नहीं है तो क्यों बनाएं, ठीक है। तो आप लोग जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं देख रहा हूँ पूरा पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। और जाके देखिएगा जो मैंने करंट अफेयर बनाया ना, कि जितना बनाया वह 2 ही महीने का बनाया, वो भी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसके बारे में बनाया। और देखिए उसमें कितने क्वेश्चन आए, और भी उसको डिटेलिंग करना था, बहुत बड़ा सा मैंने तैयार किया था, उसको आपको डिस्कस करना था, पर आपको फ़ायदा ही नहीं। अब तो बीत गया, जो बीत गया सो बात गया। 134वां नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो जानते हो कि भारत का क्वेश्चन रहेगा तभी आएगा, ऐसे भी तुक्का भी मारोगे तो भारत में मारोगे। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, गवर्निंग बॉडी का जो प्रेसिडेंट बनाया गया वो भारत को बनाया गया है, ठीक है। ये आया भी था, इसमें भाषण भी जाके दिए थे भारत के नेता लोग, तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 135वां नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली, ये भी काफ़ी फेमस हुआ था ऑपरेशन मेरी सहेली। इसमें क्या है? तो रेल में जो जब लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हो, बदमाशी करते हो, ठीक है, चढ़ने उतरने में धक्का मुक्की, इन सब के लिए रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 136, ठीक है, कह रहा है फिट इंडिया मिशन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? जानते हो कि मोदी जी बहुत आगे रहते हैं।
और ऐसे तुक्का भी मारेगा तो तुम जानते हो कि योगा को भाई जानते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर उठाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस रखा गया, सब मोदी जी की पहल है। यूएन में योगा को उठाने वाला मुद्दा मोदी जी का है। तो ये योगा 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 तुम जानते हो कि एक और चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि योगा जो लिखते हो तुम, ये अंग्रेजी में इसको योगा लिखते हैं, हिंदी में योग होता है जिसको योगा करते हैं। तो योग आसन होता है जिसको अंग्रेजी में आसना कह देते हैं आप तुम लोग, ठीक है। तो सब जो आपको जानना चाहिए क्योंकि आप भाई अंग्रेजी में तो लिखता है उसको ए हर जगह लगा देता है, ठीक है। और तुम लोग अंग्रेजियों से सीख रहे हो और तुमसे अंग्रेजी सीखेंगे ना कि तुम अंग्रेजी से सीखोगे, तो उनको समझाओ कि योग होता है, योगा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये दिया गया है नारा, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये एक मंत्र दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये भी है, देखो ये सिंधिया जी जो छोड़ के आ रहे थे पार्टी, तो उनके माता राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पॉलिटिकल स्टंट था। एक सिक्का जारी किया था उन्होंने और ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। जाहिर सी बात है 50-10 वाला कौन जारी करेगा, 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ था जो काफ़ी न्यूज में आया था, ठीक है। ये राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पे ये जारी किया गया था। नेक्स्ट है 38 है कि किस राज की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये जो ची लूपो जो है लघु वृत्त चित्र है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का है। ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन दिख रहा हो 2020 लिख रखा है। तो करंट अफेयर में अगर आप लोग अपडेटेड रहोगे, देखो करंट अफेयर आदत बनना चाहिए आपका। मैं हर वक्त सोचता हूँ कि मैं डेली की डेली करंट अफेयर का वीडियो यूट्यूब पे डालूँ अपना, पर रिस्पांस आप नहीं देते तो फिर मेहनत करने का मन नहीं करता। तो आप लोग थोड़ा सा भाई आप लोग पहले इंटरेस्ट लो ना, देखोगे तो मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। देखो आप अगर न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बस झूठ मूठ के कंगना रनावत को ही दिखाते रहेंगे, वहाँ पे ठाकरे जी को दिखाते रहेंगे लड़ाई कर रहे हैं, ये हो गया, उधर क्या नाम था सुशांत सिंह राजपूत उनका चल रहा था, तो उधर वही चल रहा था, तो वही न्यूज़ पर दिन में भरा रहता था। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वो सब न्यूज़ नहीं, हम लोग कुछ काम का न्यूज़ देखेंगे। देखो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का नामों नहीं आया बीपीएससी, बताओ इतना हंगामा हुआ था, देना चाहिए था उसको। कह रहा ई किसान धन, अब इसके बारे में मैंने बता रखा है, जो मैंने करंट अफेयर का अपना वीडियो बनाया था इसके पहले, जस्ट 1 हफ्ता पहले मैंने शुरू किया था, उसको कंप्लीट मैंने नहीं किया, 2-3 वीडियो तो बनाया था, रिस्पांस नहीं आया, मैंने नहीं बनाया आगे। तो ई किसान धन ऐप शुरू किया था, इसे मैंने बताया था कि HDFC, और मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट आएगा। बताओ इतना ज़्यादा मैं बता देता हूँ कि आएगा, उसके बाद भी आता है, उसके बाद भी पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है। तो ई किसान धन ऐप जो है वो HDFC ने चालू किया है। HDFC जो एक निजी बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, इन्होंने ई किसान धन ऐप का शुरुआत किया है। तो ये याद रखिएगा, आगे के भी क्वेश्चन जो एग्जाम होंगे उसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद ये भी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? तो जाहिर सी बात है कहाँ, देखो दिल्ली नहीं, मुंबई, दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया था कोविड की टेस्टिंग का। जानते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सब जगह से सबसे ज़्यादा, देखो कोई भी बीमारी सबसे पहले फैलती है ना, तो वो जगह से फैलती है, दिल्ली से फैलती है। तो दिल्ली में सबसे पहले चेकअप शुरू हुआ था। याद रखिएगा, दिल्ली बहुत रहने के लिए बहुत ही बेकार जगह है, जो भी बीमारी नया फैलेगा, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, बीमारियां ले लेके आते हैं। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि अंबाला में सबसे पहले आया, अंबाला में 1 आया, 2 आया। तो ये अंबाला कई बार नाम तो आपने सुना होगा, तो अंबाला में आया था राफेल, ठीक है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? अंबाला एयरबेस पे। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो वह है रुद्रम जो है वो भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल है और पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, पहला भारत में बना हुआ पहला है ये, जिसको नाम दिया गया रुद्रम। ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, नाम आया था न्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस
भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है? तो नीतू डेविड जी हैं जिनको महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नीतू डेविड जी हैं, उनको याद रखिएगा। ये भी न्यूज में कई बार आया था। अगर आप खेल वाला न्यूज़ देखते होगे तो कई बार नाम सुने होंगे। ठीक है, पता नहीं आप लोग कौन सा न्यूज़ देखते हो, सुशांत सिंह राजपूत का ही न्यूज़ देखते रहते होगे दिन भर। ये है महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था? जानते हो टेनिस वाला आता ही रहता है, जानते हो, रटते रहते हो। बीपीएससी एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, जो एक्सपेक्टेड रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिर से वहीं से क्वेश्चन दिया है। तो ये है नाओमी ओसाका। इन्होंने ही पहला जो ये महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में हुआ है उसको जीता था इन्होंने। नेक्स्ट है 145वां नंबर क्वेश्चन। ये 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन है? प्रथम स्थान पे कौन रहते? देखिए इसका नाम ही यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ई होगा। ठीक है, मेरे अनुसार ई ऑप्शन होना चाहिए। कि आपको और लगता है तो आप बताइए। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो हर को जवाब दे दिया होगा हर किसी ने कि 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? तो धोनी के नाम के पीछे इसका नाम छिप गया था, तो बीपीएससी को अच्छा ये नहीं लगा, तो उसको बीपीएससी का हेडलाइन क्वेश्चन ही बना दिया। तो सुरेश रैना थे जिन्होंने जो एमएस धोनी के साथ ही संन्यास ले लिया था, सेलिब्रेशन का मौका भी नहीं दिया। ये खुद ही जो सुरेश रैना वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो ये जो है धोनी के नाम के नीचे दब के रह गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल में ही किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया? तो ये भी परेश रावल को चुना गया। अरे महेश, बताओ मतलब कितना बदनामी है बने महेश भट्ट का। ठीक है, कितना बेइज्जती हो रहा था। अक्षय कुमार चुना गया है, क्या पागल हो क्या? अक्षय कुमार नहीं, अनुपम खेर। और इसमें था कि आपको टेंशन होना चाहिए था, पर अनुपम खेर का न्यूज में नाम नहीं आया था, इनका नाम आया था, परेश रावल का। ठीक है, इनको चुना गया था। नेक्स्ट है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जहां से आपके राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम निकल के आए हैं। DRDO यहाँ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है भाई? ठीक है, तो ये आपका प्रमुख जो है वो अभी जो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी हैं। काफ़ी बार नाम आया होगा, हाल में पता नहीं किस रीजन से इनका नाम आ रहा था, मुझे मिस कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी नाम आ रहा था। तो यही देखो जो करंट में जीके का भी क्वेश्चन वही आता है जो करंट में रहता है, जो न्यूज में रहता है, वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो न्यूज आप देखते रहिए। डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख अभी। नेक्स्ट आपका है कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो इसमें हमारा यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे मेरे अनुसार ये ई होना चाहिए। तो आप लोग देखिए, बताइए मुझे कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद 150 नंबर है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, किसे चुना गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको ही आप नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, तो ये चूंकि बहुत ही देखो जनरली ये शांति पुरस्कार इस प्रकार से नहीं दिया जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार, लेकिन इसको दिया गया। तो ये एक न्यूज बड़ा था चीज़ था जो आपको याद रखना चाहिए था। अगर आप पहली बार पढ़ते तो ये आप जरूर याद रखते। देखो इस बच्चे ने भी टिक किया है। ठीक है, तो ये सब है कुछ। मैंने सबसे पहला जो वीडियो बनाया था आपका, सबसे पहला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी कुछ था, कुछ मिस्टेक्स थे। ठीक है, उस मिस्टेक्स को मैं सही कर देता हूं। जो मैंने पहला जो वीडियो बनाया उसमें कुछ मिस्टेक्स थे, बच्चों ने बताया, तो आप भी बताइए। तो हो सकता है मिस्टेक जल्दीबाजी में हो जाता है। तो यहाँ पे मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने लगवाए थे, वहाँ पे मैंने गलती से अकबर बता दिया था। तो वहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? जहांगीर है। जहांगीर इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? जहांगीर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और मिस्टेक हुआ था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बताया गया था बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि मैंने कहा था प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो देखो प्रथम राजधानी तो मैंने बताया था कि राजगिरी था, और यहाँ पे चूंकि ऑप्शन नहीं इसलिए मैंने ई बताया था, लेकिन यहाँ अंग इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बच्चों ने बताया कि भाई इसका जो आंसर होगा वो अंग होना चाहिए। मैंने भी चेक किया तो हाँ, कहीं कहीं मुझे अंग मिला। ठीक है, नेक्स्ट
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसपे आया कि ये इसमें मैंने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, ये जो है त्रिरत्न जो है ये मुझे भी लगता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, पर जैन धर्म इसका सही आंसर है। त्रिरत्न जो है, 3 रत्न जो सटीक ज्ञान है, सच्ची आस्था है, सटीक क्रिया है। ठीक है, ये 3 को जो रत्न है, 3 रत्न दोनों में था, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। तो ये जो 3 को है वो जैन धर्म से संबंधित है। या ध्यान दीजिएगा, और कुछ मिस्टेक अगर अभी भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने मिस्टेक किया था, इसमें मैंने न्याय बता दिया था कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भारत में परमाणु सिद्धांत बहुत ही पहले आ गया था और मैंने इसको न्याय बता दिया था, लेकिन इसका सही आंसर वह है वैशेषिक। ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें मिस्टेक हो सकता है, तो मिस्टेक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मिस्टेक कुछ में हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैं इसमें बता देता हूँ कि आपने पता नहीं, मैंने कुछ बच्चों ने कहा है तो मैंने चेक नहीं किया। इसका जो सही आंसर है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो ये है तमिलनाडु। शायद मैंने महाराष्ट्र कह दिया था, ये क्या आंसर है इसका, तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद 24 क्वेश्चन नंबर ये है आपका कि उद्योग और स्थान का सही मेल कराना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसमें भी ई ऑप्शन मारा था, पर ये है आपका, ये जो ऑप्शन है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये जो है वो सही जोड़ा नहीं है। बाकी सब जो है आपका सही जोड़ा है लगभग। ठीक है, तो भागलपुर में ये रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है वो डी से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एक बार फिर से आपको कट ऑफ डिस्कस कर देता हूं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूंगा कि ये देखो, जब तक आप सब अधिक से अधिक दोस्तों को सेंड करो और जितने भी सही हो रहा है उसको कहो कि कमेंट में थोड़ा सा वीडियो के कमेंट में उसको लिखे, ताकि मुझे आइडिया और लगे। मैं रिफाइन करता हूँ, मैंने सेकंड वीडियो में अपना डिस्कस किया था कि कट ऑफ क्या क्या जाएगा, पर फिर से मैं थोड़ा सा मुझे जो डेटा मिला है उसमें रिफाइन करता हूँ। थोड़ा सा और लोगों को मैंने देखा, उसके अनुसार मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला है, तो मैं इसके बाद फिर से आपको डिस्कस कर देता हूँ कि कट ऑफ क्या क्या जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पेपर का भी पूरा मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो पेपर का भी एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बीपीएससी 66 जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ उसमें बीपीएससी का जो कट ऑफ क्या है। ठीक है, कितना जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो जानते हैं, ये सब मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें 150 क्वेश्चन था। ठीक है, 150 क्वेश्चन में आपका जो 40 था वो करंट अफेयर से था, जो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन दिया गया था। जनरल साइंस से भी अच्छा खासा क्वेश्चन दिया गया था। 30 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से था और 30 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से था। 13 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। और ऐसा नहीं है तो कि अगला बार भी रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 9 से 10 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से था। ठीक है, इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन था वो मैथमेटिक्स से था। तो ये तो पता है कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, मॉडरेट था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आसान भी पेपर था, नहीं, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी था। एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था ये। ठीक है, और इसका कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ की बात करते हैं अगर हम, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं बता देता हूँ कि जो जनरल का कट ऑफ जो जाएगा वो 98 से 102 के बीच जाएगा। ठीक है, 98 से 102 के बीच इसका कट ऑफ जाने वाला है। बीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो 99 से 100 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। 99-100 मतलब इसी में रहेगा आपका। EWS का जो कट ऑफ रहेगा वो 93 से 95 के बीच रहेगा। 93 से 95 के बीच। हाँ, ST में थोड़ा सा कम रहेगा, 90 से 55। SC और ST दोनों का लगभग 90 से 55 के बीच कट ऑफ रहने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। EBC का जो कट ऑफ है वो 98 से 99 के बीच बताया अभी, 98 से 99 के बीच EBC का। और PWD का 89 से 95। और फीमेल जो रिजर्व कोटि का है, जो फीमेल है, उसका 89 से 95 के बीच कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो मिनिमम मार्क्स देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं उसको देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कट ऑफ ज़्यादा होगा, हमारा कट ऑफ कम है। भाई पहले ही बीपीएससी ने क्लियर कर रखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उससे कम मार्क्स अगर लाएंगे आप तो रिजर्व कैटेगरी में रह के भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सीट खाली रह जाएगी, पर इतना नंबर कम से कम आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको वो देगा। तो भाई मार्क्स फॉर द बीपीएससी 66 प्रीलिम्स हैव took at the minimum qualifying marks for the BPSC 66 prelims exams as notified by the BPSC below।
ठीक है, बीपीएससी ने पहले ही बता दिया था अपने नोटिफिकेशन में ही कि इतना मिनिमम मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो कुछ अलग अलग कैटेगरी का, तो जैसे कि अब जनरल कैटेगरी उसने कहा था कि 40% मार्क्स होना ही चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तब जाके हम उसको कहें कि वो सिलेक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे 40% मार्क्स का मतलब होता है कि आपको 150 में 60 क्वेश्चन सही करने हैं। 150 क्वेश्चन में कम से कम 60 क्वेश्चन सही करने, तब जाके आप जनरल के लिए, मतलब आप वही मान लेते हैं कि बहुत कम नंबर उठा, सबके सब बकलोल, सबके सब गलत कर दिया, अब सबके सब 50 से कम लाए तो 1 को सेलेक्ट नहीं करेगा वो। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सीट खाली थे कितना भी नंबर 0 ले आओगे तब ये दे देगा, नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसने रख रखा है। इसी प्रकार से एसटी का भी उसने रख रखा है, मात्र 33% कम से कम 32 क्वेश्चन सही कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके सब एसटी वाला एक को क्वेश्चन ही सही कहेगा कि हम तो एसटी, हम तो दो हमको, तो ऐसा नहीं है। यानी कि 48 क्वेश्चन आपको सही करने हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो एससी का भी 32% है, यानी कि 48 मिनिमम नंबर इसको लाना है अगर इसमें होना है तो इससे कम नंबर है तो आप सोचो मत कीजिए, पहले इसका जो कैटेगरी है उसी को आप पार नहीं कर पा रहे हैं। बीसी की अगर बात करें तो बीसी में आपको 36.5 यानी कि 54.75, यानी समझ लो कि 55 क्वेश्चन आपको सही करना है, तब जाके आप इसकी बातें सोचिए, नहीं तो सोचो मत कीजिए। इसी प्रकार से ईबीसी का है, ईबीसी का 34% है, यानी कि एक कॉमन क्वेश्चन सही करना है उसको। और अगर हम वुमेन या पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ये 32% उनका लाना है। 150 में 32% उनको कम से कम क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये था इसका पूरा का पूरा डेटा, बायोडेटा। तो इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल, संदेह, शंका अगर है, मैंने सारा क्वेश्चन 1 से लेकर 150 जितने क्वेश्चन थे एक एक को डिस्कस कर दिया, कैसे बनाएंगे सब कुछ बता दिया। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या फिर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो, किसी खास चीज़ पर वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं जनरली इस चैनल पर जो करंट अफेयर का वीडियो भी डालने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग रिस्पांस नहीं मिलता, तो उसके अनुसार मैं देखता हूं जिस पे ज़्यादा रिस्पांस मिलता है। रिस्पांस मतलब होता है कि ये कौन चीज़ जो लोग पसंद कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप कहेंगे उस पर मैं वीडियो आपको तैयार कर दूंगा। ठीक है, अब जानते हैं कि इस चैनल पे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो आपको नौकरी दे सकता है, कोई भी, जनरली मैं इंजीनियरों के लिए अलग बनाता हूँ क्योंकि इंजीनियर ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अभी। इंजीनियरिंग के अलावा मैं मैथ वगैरह का, जीके वगैरह का, जितने भी हैं अलग अलग एजुकेटर को मैं इन्वाइट करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं मेरे चैनल पे पढ़ाना तो आप भी इन्वाइटेड हैं। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे रेगुलर लाता रहता हूँ, नए नए एजुकेटर को जोड़ता रहता हूँ और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कराने की कोशिश करता हूँ और हर चीज़ एक जगह पे फ्री में देने की। देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जानते हैं कि सब लोग चार्ज करते हैं, फ्री में कुछ कंटेंट देते हैं और चार्ज करके बाकी सबका चार्ज लेते हैं। वो हमारे चैनल पर ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा जो भी कोर्स मैं शुरू करता हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ और सब के सब फ्री रहता है, कोई भी पैसा नहीं, सब गरीब बच्चों के लिए है। ठीक है, तो मेरा बस उम्मीद, बस आपसे आग्रह बस यही कि लोगों तक पहुँचाइए बस आप इसको। ठीक है, अगर मेहनत कर रहा हूँ मैं, समाज सेवा कर रहा हूँ, तो भैया लोगों तक पहुँचाइए एटलीस्ट। ठीक है भाई, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। ठीक है, बाकी कैसे अर्निंग होती है वो अलग बात है, लेकिन आपसे गरीब बच्चों के लिए है ये, ताकि जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उन सब तक लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो उन लोगों तक पहुँचाइए, नहीं पहुँचाइएगा तो फिर मन मेरा भी नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, करंट अफेयर वाला मैं अगर पूरा बना देता हूँ तो कितने सारे क्वेश्चन लड़ते हैं। मुझे भी उम्मीद नहीं था कि 40% 50% क्वेश्चन आपका सिर्फ करंट अफेयर से पूछ रहा है बीपीएससी। सोच लीजिए आप, और मैं पूरा ब्रह्मास्त्र लेकर आया था कि एक को क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, फिर भी गड़बड़ हो गया कि मैंने बहुत सारा कवर किया, बहुत सारा कवर नहीं किया। ठीक है, इंटरेस्ट आप लोगों ने नहीं लिया, शेयर नहीं हो रहा था, वीडियो देखने वाले कम लोग थे। हो सकता है कि आप लोग तैयारी करने में होंगे, तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देते रहना है और कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे ईमेल आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं ये क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ का कोर्स मैं शुरू करूँ। अभी से आपको भाई ये एग्जाम कैसा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अगले एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है बीपीएससी का, जो अगला होने वाला 67 वाला, उसका नोटिफिकेशन आ गया। इसके अलावा सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, सीजीएल का फॉर्म एसएससी सीजीएल का है तो वो भी आ गया है। उसमें भी कहीं पे भी आपको कोई जगह पे दिक्कत आ रहा है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं कोर्स यहाँ पे शुरू करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस कोर्स में, इस पूरे वीडियोज में इतना ही था। ठीक है, अगले बार मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले कोर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।